हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग 2020 50-50 मॉडर्न हिस्ट्री की टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो टॉपिक वाइज के कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स के जो ईस्टर्न पार्ट में जितनी भी अपराइजिंग्स हुई थी उनके बारे में डिस्कस किया था। ये लेक्चर 8.2 है। हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया बेसिकली, अलग अलग एरिया वाइज कहाँ कहाँ अपराइजिंग्स हुई थी। इस लेक्चर में हम लोग वेस्टर्न इंडिया की अपराइजिंग्स पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली अपराइजिंग है भील अपराइजिंग 1817 की। तो भील्स बेसिकली वेस्टर्न घाट में रिजाइड करते थे और जितने भी माउंटेन पासेस थे नॉर्थ के और पूरा डेक्कन एरिया के, उसको ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। तो इन्होंने 1817 से लेकर के 1819 तक का टाइम होता है जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो कंपनी रूल था उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, हथियार उठा लिए थे। रीज़न ये था बेसिकली कि ये लोग फेमीन इन लोगों ने फेस किया था, एग्रेरियन हार्डशिप्स फेस की थी, फेमीन फेस किया था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फेस किया था, क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी उन्होंने इतनी हार्श इकोनॉमिक रूल्स इम्पोज किए हुए थे कि उस वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और मिस गवर्नमेंट भी ये लोग फेस कर रहे थे। इस चक्कर में ये रीजंस थे कुछ कि अग्रेरियन हार्डशिप्स इन्होंने इतने फेस किए थे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनको मजबूर होना पड़ा हथियार उठाने पर। तो ब्रिटिशर्स ने भी पूरी फोर्स और कंसिलिएटरी एफर्ट्स यूज़ किए थे कि ताकि इस अपराइजिंग को कंट्रोल किया जा सके, इतना ज़्यादा ये चीज़ भील रिवोल्ट आगे ना बढ़े। बट भील्स इस टाइम पर जो इनके लीडर होते हैं वो होते हैं सेवाराम। पर भील्स दोबारा से रिवोल्ट करते हैं 1825, 1836, 1846 का ये टाइम होता है जिस टाइम पर ये लोग दोबारा से रिवोल्ट करते हैं। और यहाँ पर इनके एक रिफॉर्मर होते हैं जिसका नाम होता है गोविंद गुरु इनको तैयार करते हैं और इनको अर्ज करते हैं, हेल्प करते हैं जितने भी साउथ राजस्थान के भील्स होते हैं कि आप भील राज के लिए लड़ें, अपने खुद को ऑर्गेनाइज़ करें और भील राज के लिए लड़ें। और ये 1813 का टाइम होता है जब ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये आपका भील अपराइजिंग के बारे में है। नेक्स्ट है कच्छ अपराइजिंग, 1819 की अपराइजिंग होती है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो थोड़ा सा इसका बैक स्टोरी है। 1816 का टाइम होता है देखो, जिसमें ब्रिटिशर्स और राव भरमाल, यहाँ पर इनफैक्ट मेंशन है राव भरमाल, ठीक है। तो राव भरमाल सेकंड होते हैं ये, जो कि कच्छ के एरिया के ये राजा होते हैं। तो ब्रिटिशर्स में और इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई होती है कि यहाँ पर हम लोग रॉयल अथॉरिटी जो है वो राव भरमाल सेकंड को दे देंगे। बट यहाँ पर जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स के चीफ्स नहीं होते, जो चीफटेन्स कहते हैं जिनको, तो छोटे छोटे ग्रुप्स के चीफ होते हैं, उनमें और महाराजा में पावर स्ट्रगल सा चलता होता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स कच्छ के जो इंटरनल फ्यूड्स हैं, जो ये स्ट्रगल से चल रहे थे, इंटरनल जो छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आपको पता है किसी भी ग्रुप में अगर आप छोटी सी भी दरार आने लगे ना, तो थर्ड पर्सन आके उस दरार को पूरी क्षमता रखता है कि उसको और बढ़ा दे या प्रॉब्लम को और बढ़ा दे और इतना बढ़ा दे कि बीच में आके वही रूल करना स्टार्ट कर दे। तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कच्छ के इंटरनल फ्यूड्स में उन लोगों ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की। और 1819 में राव भरमाल को ये चीज़ पता लगी। राव भरमाल सेकंड ने ये डिसाइड किया, उन्होंने अरब और अफ्रीकन फोर्सेस को असेंबल किया कि हम लोग अब ब्रिटिशर्स को इस डोमेन से, अपने डोमेन से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इनके इरादे हमें ठीक नहीं लग रहे। अब चीफटेन्स को भी समझ में आया, उन्होंने कहा कि हाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी चीफटेन्स हैं वो भी राव भरमाल की साइड हो गए थे। राव भरमाल कच्छ मोनार्क थे और पर फिर भी उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको हरा दिया गया था और ओवरथ्रो कर दिया गया था, अपनी पोजीशन से हटा दिया गया था। और ब्रिटिशर्स ने उनका जो छोटे इन्फेंट सन थे, उनके जो छोटे बेटे थे, उनके फेवर में उन्होंने ये रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन्होंने, अब बच्चा तो डिसीजन लेगा नहीं, वो तो रूल करेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि उनके बेटे के नाम पर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने रीजेंसी काउंसिल की असिस्टेंस ली और उसकी हेल्प से जो एक ब्रिटिश रेजिडेंट को वहाँ पर रखा और उसने पूरे रीजन को डिफैक्टो किंग की तरह पूरा रूल करना स्टार्ट कर दिया कि भैया बेटा तो नहीं करेगा ना उनका रूल, तो इसीलिए हम रूल करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने आगे रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हुआ क्या कि जो रीजेंसी काउंसिल के एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स थे, उन्होंने कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर के आई, जैसे बहुत ज़्यादा लैंड टैक्सेस बढ़ा दिए थे और बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस की थी जिसकी वजह से रिजेंटमेंट पैदा हो गई लोगों के बीच में।
तो लोगों को ये चीज़ ठीक नहीं लगी और डिससेटिस्फाइड थे लोग। तो साथ ही साथ जितने भी चीफ्टेन थे वो भी बहुत डिससेटिस्फाइड थे। तो उन्होंने इस फॉरेन कंट्रोल के अगेंस्ट अपना स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया। और बर्मा वॉर में भी ब्रिटिश बिल्कुल पलट गए थे। मैंने आपको असम का भी केस बताया था। तो बर्मा वॉर में ब्रिटिश बिल्कुल पलट गए थे, जिसकी वजह से भरमाल सेकंड का ये जो राव भरमाल सेकंड है, इनका दोबारा से री इंस्टेटमेंट डिमांड करने लग गए लोग कहते भैया हमारे राजा को वापस लाओ, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। तो उनको विश्वास हट गया था ब्रिटिशर्स पर से। तो बहुत सारे मिलिट्री एफर्ट्स किए ताकि सिचुएशन मैनेज हो पाए, बट जो कंपनी के लीडर थे उनको वो फोर्स हो गए कि उनको कंपेल हो गए कि भैया हमें एक कंसिलेटरी पॉलिसी लानी पड़ेगी। और फाइनली वो लोग राजा भरमाल के रूल को वापस से रिस्टोर उनको करना पड़ा। राव भरमाल सेकंड वापस से अपना स्टेट का कंट्रोल उन्होंने फिर दोबारा अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये इसकी पूरी एक बैकग्राउंड स्टोरी है। अब नेक्स्ट है आपका वाघेरा राइजिंग 1818। वाघेरा अपराइजिंग बेसिकली 1818 से लेकर के 1820 तक चली थी और 1818 और 1819 का टाइम होता है। 1818 1819 का ये टाइम होता है जिसमें वाघेरा जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी में एडवांसेस वगैरह बनाना कंटिन्यू कर रहे थे। अब बड़ौदा में हुआ क्या था, वाघेरा अपराइजिंग हुई थी ये, जिसका मेन रीज़न ये था कि फॉरेन डोमिनेंस को हमें हटाना है, हम फॉरेनर्स के रूल को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब ब्रिटिशर्स जो है वो गायकवाड़ और बड़ौदा को सपोर्ट कर रहे थे और ये लोग मिल के अजीब सी डिमांड्स कर रहे थे, पैसा और लेना, बहुत अनजस्टिफाइड डिमांड्स कर रहे थे। तो बड़ौदा में ही वाघेरा अपराइजिंग फिर इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। गुजरात में है, ओखा जगह है। तो ओखा मंडल के जो वाघेरा लीडर्स थे इनको मजबूर होना पड़ा कि ये लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हथियार उठा लें। तो उन्होंने रिजेंट किया काफ़ी कि जितनी भी ये अननेसेसरी डिमांड्स हो रही हैं गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा की, जो कि बेसिकली ब्रिटिशर्स के द्वारा सपोर्टेड भी थी, तो ये सब चीज़ें हम लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर फाइनली एक पीस ट्रीटी साइन होती है नवंबर 1820 में इन लोगों के बीच में। तो ये आपका पूरा स्टोरी था इसका। नेक्स्ट है आपका रामोसी अपराइजिंग 1822 की होती है। तो रामोसीज का ये जो अपराइजिंग होती है, पूरा इसका रीज़न ब्रिटिश रूल ही होता है। ये लोग भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे ब्रिटिश रूल को, वो चाह रहे थे कि हमें बर्दाश्त नहीं है ये रूल और हमें एलियन रूल हटाना है। अब रामोसी जो थे वो वेस्टर्न घाट्स के हिल ट्राइब्स थे और ये लोग ब्रिटिश रूल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे और जितना भी ब्रिटिश पैटर्न चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का वो भी इनको नहीं पसंद आ रहा था। तो उन्होंने ये एनेक्सेशन का जो पॉलिसी है उसको काफ़ी रिजेंट किया था कि ब्रिटिशर्स जो है वो सारी चीज़ें एनेक्स करें। वो एनेक्सेशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स की ये लोग रिजेंट कर रहे थे। तो एनेक्सेशन जितनी भी मराठा टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी इन्होंने एनेक्स की थी और रामोसीज़ की भी जो टेरिटरीज एनेक्स कर ली थी इन लोगों ने, जो कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही एम्प्लॉय किए गए थे। तो इसके चक्कर में इनका पूरा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ही चला गया था। तो अभी वो कहाँ रहते, क्या करते, है ना, वो चीज़ बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स ने इनसे आप कह सकते हो कि छीन ली थी, क्योंकि जितनी भी मराठा टेरिटरीज थी वहाँ पर ये लोग एम्प्लॉयड थे, काम कर रहे थे। अब मराठा टेरिटरीज ही ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर ली तो फिर अब ये लोग कहाँ जाएंगे। तो वो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड छिन गया इनका। तो इसी वजह से चित्तूर सिंह इनके लीडर थे सतारा में 1822 के अंडर। इन्होंने पूरी कंट्री को प्लंडर कर दिया, सतारा में पूरा रेड करना स्टार्ट कर दिया। और ये डिस्टर्बेंसेस जो है वो 1825 और 1829 तक ये चली थी। इस टाइम पर भी देखी गई थी, मेनली 1825 से 26 तक देखी गई थी और 1829 तक ये पूरी डिस्टर्बेंसेस चली थी अंडर उमाजी नायक ऑफ पूना। तो एक और लीडर थे इनके, उनके अंडर भी चली थी। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था, जैसे बापू त्रिम्बक जी सावंत ने इनको इस पूरी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। और ये डिस्टर्बेंसेस जो है 1839 में ये मोस्टली दोबारा से एक बार हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया 1825 से 26 में तो ये चली ही थी, 1829 में दोबारा से हुई थी। हुई क्यों थी? राजा प्रताप सिंह थे सतारा के, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये लीडर्स थे, इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं ये। तो इनको क्या हटा दिया गया था, तो इनको हटाया गया उनका और एकदम गायब कर दिया गया इनको। तो ये डिसरप्शंस जो हैं दोबारा से इरप्ट हुए। 1840 में भी ये इरप्ट हुए थे, 41 में।
तो फाइनली एक सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स जो थी, जो मानी जाती थी, तो उन्होंने ऑर्डर रिस्टोर किया फाइनली उस एरिया में, और जनरली एक पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे उस टाइम पर रामोसीस के लिए ब्रिटिशर्स, और उन्होंने कुछ रामोसीस को इनफैक्ट अपनी जो हिल पुलिस थी उसमें भी इन्होंने रिक्रूट कर लिया था। तो इस तरीके से ये पूरी अपराइजिंग को इन्होंने एंड किया। नेक्स्ट है कोली अपराइजिंग। 1829 की अपराइजिंग होती है। कोलीज जो है वो भील्स के नेबरहुड में ही रह रहे होते हैं और कंपनी रूल के अगेंस्ट ये भी रिबेल कर देते हैं। तो 1829 का ये टाइम होता है। 1839 में भी रिवोल्ट किया होता है। उसके बाद दोबारा से 1844 से 48 के टाइम पर भी ये रिवोल्ट दोबारा से करते हैं। तो बेसिकली कंपनी का जो रूल इम्पोज किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखा जा रहा था और उनके फोर्ट्स वगैरह भी गिरा दिए गए थे, वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं थी, वो चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी, और वही एक कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कोली अपराइजिंग हुआ था। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्ट्स डिसमेंटलिंग, ये मोस्टली ये दो मेजर रीजंस है जिसकी वजह से कोली अपराइजिंग स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, कोली ट्राइब जो है भील्स के नेबर्स थे खानदेश में। नेक्स्ट है सूरत सॉल्ट एजिटेशन। 1844 के एजिटेशन होते हैं। तो मोस्टली ये 1840s में चल रहे एजिटेशंस होते हैं। रीज़न ये था कि सॉल्ट ड्यूटी उस टाइम पर इंक्रीज़ कर दी गई थी। पहले 50 पैसे हुआ करती है और सीधे 1 रुपये पे कर दी गई थी। तो बहुत एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट वहाँ पर चल रहा था, और जिसकी वजह से जितनी भी लोकल सूरत पॉपुलेशन थी उन्होंने यूरोपियंस पर अटैक कर दिया था 1844 में, कि गवर्नमेंट ने सॉल्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा रेज़ कैसे कर दी, इंक्रीज़ कैसे कर दी। 50 पैसे से सीधा 1 रुपये आपने सॉल्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी। तो एक पॉपुलर मूवमेंट उस टाइम पर चला था जिसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली अपना जो एडिशनल सॉल्ट लिवाए उन्होंने लगाया था उसको उन्होंने फाइनली विड्रॉ करना पड़ा था उनको। इतना ज़्यादा ये पूरा मूवमेंट चला था क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक्स होने लग गए थे यूरोपियंस पर। तो इस वजह से वो कंपेल कर दिया इन्होंने गवर्नमेंट को कि ये सॉल्ट लिवाए अपना वापस लो। तो दोबारा से 1848 में भी दोबारा से 1848 में गवर्नमेंट को ये फोर्स कर दिया गया था कि अपने जितने भी मेजर्स हैं जो कि बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उसको भी ये लोग विड्रॉ करें, कि आप बेसिकली लोगों ने बॉयकॉट कर दिया था और इनको पैसिव रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया था। तो जितने भी इन लोगों ने मेजर्स लिए थे कि हम लोग बंगाल स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस करेंगे वगैरह, तो ये सब चीज़ें इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट था आपका कोल्हापुर एंड सावंतवाड़ी रिवोल्ट। 1844 के रिवोल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पर इसका रीज़न भी यही होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लैंड टैक्स लगा देते हैं, टैक्स फ्री लैंड पे, गडकरीज़ की जो टैक्स फ्री लैंड होती है उस पर लैंड टैक्स और लगा देते हैं। तो ये मोटे मोटे रीजंस थे इस टाइम पर। गडकरीज़ जो थे वो हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थी बेसिकली यहाँ पर, जो कि मराठा फोर्स में उस टाइम पर वहाँ पर एम्प्लॉयड थी आप कह सकते हो। तो ये जो गैरिसन्स थे इनको डिस्बैंडन कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर। जो कोल्हापुर स्टेट में ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, दोबारा से चीज़ें देखी जा रही थी 1844 के बाद, तो ये इनको हटा दिया गया था वहाँ से। तो अब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया उसकी वजह से। तो गडकरीज़ जितने भी थे वो रिवोल्ट की तरफ चल पड़े थे और उन्होंने ये सामनगढ़ और भुदड़गढ़ फोर्ट्स थे इनको ऑक्यूपाई कर लिया था। इसी तरीके से ये जितनी भी ये सावंतवाड़ी एरियाज़ में भी कुछ कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो करते जा रहे थे वो एक तरीके से पाइलअप हो गए, वो एक रिवोल्ट बन गया कि अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, कभी कुछ आप टैक्स लगा देते हो, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लोग जो है वो गुस्से में थे और रिवोल्ट कर रहे थे। और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये लोग ऑलरेडी रिवोल्ट कर भी चुके थे, जैसे 1830 में भी पहले रिवोल्ट कर चुके थे। तो एक पाइलअप था ये, 1836 में भी रिवोल्ट कर चुके थे, 1838 में भी हुआ था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके रूलर को हटा दिया था, कभी कुछ कर रहे थे, तो ब्रिटिश अथॉरिटी जो है बहुत सारे लॉज लेके आ रहे थे कि ताकि रीजन को भी कंट्रोल में रखा जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती गई थी जिसकी वजह से इन लोगों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडिया और आगे के जितने भी रिवोल्ट्स हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बेसिकली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रिवोल्ट्स रहते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नॉर्थ इंडिया के 2 ही रिवोल्ट्स हैं, फिर साउथ इंडिया के रिवोल्ट्स आ जाते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisize.in। यहाँ पर आप जाओगे स्पेशल कोर्सेज में 2020-50-50 सीरीज़ में आपको जो भी डिटेल चाहिए इन टॉपिक्स के बारे में वो ले लेना। ये टॉपिक 2020-50-50 सीरीज़ का ही पार्ट था और इस साल हम लोगों ने CSAT के टॉपिक्स भी इंक्लूड किए हैं 2020-50-50 सीरीज़ में। और जो भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस हम लोगों के आए थे। और जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर टॉपिक लिस्ट प्रोवाइडेड है, आप यहाँ से ये खोल कर देख सकते हो टॉपिक लिस्ट अगर आप खुद प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो। All right, so that's all for today and thank you for watching the lecture.